नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे सर। प्रणाम राधे गुरुजी। राधे। नमस्कार को भी राधे गुरुजी। राधे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। और क्या हाल चाल है? बहुत ही आनंद और बहुत आशीर्वाद आपका ईश्वर का। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे विजय जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे नारायण जी। तो कुछ मन में प्रश्न हो तो भी करें।
और यदि लगे कि कुछ तब्दीली की जरूरत है पढ़ाने में तो वो भी बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुरुजी, ये जो हम लोग अभी क्लासेस कर रहे हैं, ये मॉड्यूल के हिसाब से कर रहे हैं कि एक फ्लो में कर रहे हैं? देखिए, ये जो मॉड्यूल आपके पास सिलेबस गया है ना, जी जी। वो कुछ लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए देना पड़ता है। ओके ओके, ठीक है। बाकी मैं समझ गए। पढ़ाता मॉड्यूल नहीं हूँ, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए समझ गए। मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ। अब बहुत लोग बोलते हैं गुरुजी वो सिलेबस भेज देते हो, तो चलो एक बना के भेज दो, ठीक है हाँ। ना। बाकी ठीक है। आप देख रहे होंगे कि मुझे मॉड्यूल आपके समझ में आना चाहिए हाँ और आपको उसका लाभ मिलना चाहिए। मॉड्यूल पढ़ के क्या करेंगे आप, हाँ, ठीक बात है। ठीक है ना। जी। मैं कभी नहीं देखता कि क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। हम्म। अपने हिसाब से डेली आगे बढ़ते रहता हूँ और इस तरह से हम्म आगे बढ़ता हूँ कि ज्यादा हम्म कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि यहाँ आज पैर रखा उछल के वहां गया, वहां से उछल के यहाँ आया, आपके समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम्म। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। हम्म। क्योंकि अभी तो जो विशेष लोगों का पढ़ाने का तरीका है ना, वो तरीके में खामियां हैं। हम्म अगर तरीके में खामियां नहीं होती तो हमारे क्लास में आईकास से, भारतीय विद्या भवन से, बंसल जी के यहाँ से, सिन्हा हम्म जी के यहाँ से पढ़े लिखे लोग हमारे क्लास में नहीं आते, ठीक है ना। हम्म। क्यों जी कोई दोबारा तिबारा बर्बाद करेगा अपना पैसा, ठीक है ना, अगर हमको जी सही तरीके से पढ़ा दिया जाए तो जी। हमारा अपना उद्देश्य है कि एक बार जब आप फलित पढ़ें हम्म। तो फिर मास्टर हों, ठीक है ना। हमेशा के लिए हो जाए वो। बिल्कुल। और जी। आपको तो बहुत अधिक रटने की जरूरत ना हो। जी, तो हम लोग गुरुजी आपके अकॉर्डिंगली हम लोग आपके अनुकूल कुछ प्रतिशत हुए हैं अभी तक कि नहीं हुए? आगे पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है सर। हाँ। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भाव के विषय में, ठीक है ना। अच्छा, ये जो भाव और ये जो राशियों का डिवीजन है, ये हमारे लिए है, हमारे सुविधा के लिए, ठीक है। और आगे क्या क्या सुविधाजनक हो सकता है उसको समझने की जरूरत होगी, ठीक है। कई लोग आगे आप लोगों को बोलेंगे, क्योंकि भाव पढ़ा रहे हैं तो इसकी चर्चा थोड़ी सी यहाँ कर देंगे, आगे विस्तार में चर्चा होगी कि ये जो 28 डिग्री का ग्रह है, 26 डिग्री का ग्रह है, ये आपके 9वें भाव से 10वें भाव में चला गया, ठीक है। इसको भाव चलित बोल करके पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मैं नहीं पढ़ाता। सडबल में इसकी थोड़ी सी चर्चा है। वो सडबल जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। बाकी जो लोग पढ़ाते हैं उनसे भी निवेदन करते हैं और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि भाव चलित नाम का कोई चैप्टर किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है ना। तो हम उसको कैसे पढ़ाएं और हम कहाँ से उसका ज्ञान लाएं, ठीक है ना। आज विज्ञान ब्रह्मांड को समझता है और हम ज्योतिष से ज्यादा अच्छा समझता है, लेकिन प्रमाण उसको कहाँ से मिला, इसी ज्योतिष से प्रमाण मिला था, ठीक है। तो हमको भी कहीं से कुछ प्रमाण मिले तब हम भाव चलित के विषय में पढ़ाएंगे। इसीलिए आप लोगों में से जो लोग भी भाव चलित को मानते हैं या उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं, वो हमारे क्लास में उस बात को भूल जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, बकरी मार्गी अस्त ये सब हम पढ़ाएंगे आगे, लेकिन हमारे बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं KN राव जी, वो पढ़ाते हैं कि वक्री ग्रह अपने पिछले राशि का फल करता है और उसकी दृष्टि भी वो पिछले राशि से काउंट कर लेते हैं, ठीक है।
वो उनके द्वारा प्रतिपादित गलत सिद्धांत है। ठीक है, उनके कुछ विद्यार्थीगण उसको मानते हैं। तो हम ज्योतिष में कहते हैं जब 12 भाव, 12 राशियां और 27 नक्षत्र की ही बात है, आप इसको ना भी पढ़ो तो भी अगर किसी के विषय में कुछ बोल दोगे तो 10 में से 1-2 लोगों का अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है ना? तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से उनका जो रिसर्च काम करता है कि अगर वो 10 पत्रिकाओं में अपने बात को साबित कर सके तो वो उसको सोच लेते हैं कि ऐसा ही होगा। और हम अपने रिसर्च में रखते हैं कि 100 में से 60-70 पत्रिकाओं पे जो लागू हो उसको मानने की जरूरत है। अब हमने 10 पत्रिका अपने हिसाब से ढूंढ करके एक सिद्धांत बना दी, वो सिद्धांत नहीं बनेगा। 100 में से 70 पत्रिका के ऊपर यदि लागू होगा तो वो सिद्धांत बनेगा। लवीस पुरोहित जी, अपने आप को म्यूट कीजिए। तो ऐसे वक्री ग्रह पिछले भाव से गिने जाएं या पिछले भाव से उसकी दृष्टि की गणना हो, ये गलत है। या उसके दृष्टि की गणना विपरीत दिशा से कर लें, ये सब बातें गलत। ठीक है ना? तो ऐसे बातों को हम लोगों को मानने की जरूरत नहीं है। हम लोग साधारण जो हमारे पराशरी सिद्धांत में दिए गए हैं उसी की पूर्ण व्याख्या समझ लें, यही हमारे लिए बहुत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव में केंद्र को पढ़ा था, त्रिकोण को पढ़ा जिसको कहा योगकारी, और उसके बाद त्रिषड आय को पढ़ा, तीसरा, छठा और 11वां, जिसको अशुभ स्थान कहा। तो 11वां भाव वृद्धि का भाव है, लाभ का भाव है, उसको अलग से समझने की जरूरत होगी। और तीसरा भाव हमारे बाहुबल का है, उसको भी अलग से समझने की जरूरत होगी। लेकिन इसके स्वामी अशुभनाथ ही कहलाएंगे, ये तय है। क्लियर हो गया? तो यहां तक हम लोगों ने समझा। उसके बाद पढ़ा था त्रिक, छठा, 8वां, 12वां। छठा चूंकि अशुभ और त्रिक अर्थात दुख स्थान दोनों के लिए कॉमन भाव है, तो यहां पे हम लोगों को छठे से सावधान रहने की जरूरत है, 8वें से सावधान रहने की जरूरत है, 12वें से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन छठे भाव से 2 प्रकार का फल हमें ज्ञात है कि वो दुख भी देगा और वो अशुभ स्थान भी है। तो उसको ईमानदारी से थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कई लोगों को मैं चूंकि YouTube पे भी पढ़ाता हूँ, क्लास में भी पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के क्रम में कितना भी स्पष्ट कर दूं, उसको छठे, 8वें और 12वें में प्रॉब्लम रहता ही रहता है। लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पढ़ाने के क्रम में आपके मन में भी प्रॉब्लम नहीं रहे इसका प्रयास करेंगे। उसके बाद भी रहेगा तो कोई बात नहीं, आगे उसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो ये त्रिक स्थान के बाद हम लोगों ने पढ़ा मारक स्थान, दूसरा और 7वां। और क्यों मारक होता है उसके लिए भावात भावम को हमने उदाहरण में लिया और उसके हिसाब से दोनों को मारक स्थान साबित किया। तो ये भावात भावम का रूल सिर्फ आयुक स्थान के ऊपर नहीं पड़ता, ये सभी स्थानों के ऊपर पड़ता है। अगर हमको संतान की बात करनी है तो 5वें से तो करेंगे ही करेंगे, 5वें से 5वां देखना भी नहीं भूलेंगे। तो भावात भावम एक सिद्धांत है जिसको हम सभी भावों के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये भी हम लोगों ने समझ लिया था। आगे एक दूसरा, 8वां और 12वां, ये 3 भाव हैं जिसमें कि 8वां और 12वां मृत्यु और मोक्ष का, और दूसरा मारक, और तीनों सप्तम से प्रबल मारक सेकेंड हाउस होता है। इसको हम लोग आगे समझेंगे जब मारक खंड में पढ़ेंगे। तत्काल यही मानना है कि दूसरा भी मारक,
12वां भी मोक्ष का मतलब ही मृत्यु है, मरेंगे तभी मोक्ष मिलेगा, चाहे वो मृत्यु मिले या मोक्ष मिले, जो भी मिले। और 8वां भी मृत्यु का भाव है। तो ये तीनों जो मृत्यु का भाव है, ये तीनों भाव स्पष्ट रिजल्ट नहीं दिखाते। इसके स्वामी यदि 2 भावों के स्वामी हों तो उनकी दूसरी राशि कहाँ स्थित है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि छठा, 12वां और दूसरा भाव हमारे लिए भाव का स्वामी हमारे लिए शुभ प्रभाव लेकर के आएगा या अशुभ प्रभाव लेकर के आएगा, इसको भी समझने की जरूरत है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। तो 5 ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी 2-2 राशियां होती हैं। आप जानते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। सूर्य और चंद्रमा जिनकी 2 ही एक एक राशियां ही हैं, सूर्य के लिए सिंह और चंद्रमा के लिए कर्क। आप लोगों ने एक बात तो सुना होगा कि सूर्य को और चंद्रमा को 8वें के स्वामी होने का दोष नहीं लगता। तो इसको कई लोग अलग अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। कई लोग पढ़ लेते हैं कि 8वें में सूर्य है, स्थित है, तो उसको दोष नहीं लगेगा। 8वें में चंद्रमा स्थित है तो उसको दोष नहीं लगेगा। नहीं, स्थिति का दोष नहीं होता। स्थिति का दोष रहेगा, उसके स्वामित्व का दोष नहीं होता। तो इस विषय के ऊपर, जैसे हमने कहा कि भावात भावम एक सिद्धांत बन चुका है, उसी तरह से साहचर्य का नियम आप लोगों ने YouTube पे हमारे चैप्टर में पढ़ा होगा। तो साहचर्य के नियम को भी पढ़ते हैं कि जो हमारे एक ग्रह के जो 2 राशियां हैं, उन 2 राशियों में से एक कहाँ स्थित है और दूसरा कहाँ स्थित है, इसको समझने के बाद हमको उस विषय को समझने की जरूरत है। तो थोड़ा सा ध्यान आप लोग केंद्रित कीजिएगा, हम बोर्ड पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि 12 के 12 भावों को समझा सकें। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक बार समझ जाइएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मेष राशि से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 8वें का स्वामी मंगल है और इसकी 2 राशियां होती हैं, पहला मेष और दूसरा वृश्चिक। तो 8वें में वृश्चिक राशि है तो लग्न में मेष राशि है। तो साहचर्य के नियम के अनुसार मंगल को अष्टम के स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। नियम बहुत सरलता से समझिएगा। क्लियर हो गया? जैसे हमने कहा कि सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि ही है, तो उसके लिए कहा गया कि इसको अष्टम में जाने का दोष लगा दोगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसको तो दूसरे जगह का फल करने का अवसर ही प्राप्त नहीं है, तो सिर्फ तो 8वें का फल करेगा, इसीलिए उसके स्वामित्व का दोष हटा दो। तो अन्य ग्रह क्यों, तो फिर मेरे ऊपर क्यों लगेगा? तो उसके लिए एक नियम बना कि यदि 8वें, अब आप लोग ये 3 भावों को समझिएगा। मैं पढ़ाऊंगा 8वां और आपको समझना है 3 भाव, 8वां, 12वां और दूसरा। तो सूर्य को ना तो 8वें का स्वामी होने का दोष लगेगा, ना 12वें के स्वामी होने का दोष लगेगा, ना दूसरे के स्वामी होने का दोष लगेगा। चंद्रमा को भी ना 8वें का स्वामी होने का दोष लगेगा, ना 12वें के स्वामी होने का दोष लगेगा, ना दूसरे के स्वामी होने का दोष लगेगा। अन्य ग्रहों के लिए कहा गया है कि यदि कोई ग्रह 8वें के स्वामी होने के साथ साथ
त्रिकोण का भी स्वामी हो तथा लग्नेश का मित्र हो तो उस ग्रह को भी 8वें 12वें और दूसरे का स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। फिर से सुनिएगा, मैं दोबारा से बताना चाहता हूं। जो ग्रह 8वें का स्वामी हो यदि वह त्रिकोण का भी स्वामी हो तथा लग्नेश का मित्र भी हो तो ऐसे स्थिति में उसको 8वें के 12वें के और दूसरे के स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मंगल को भी दोष नहीं लगा, गुरु की दूसरी राशि नवम स्थान में है, लग्नेश का मित्र है, इसीलिए गुरु को भी दोष नहीं लगा। लेकिन शुक्र को दोष लगा, ये दूसरे का स्वामी है और साथ में 7वें का स्वामी है, त्रिकोण का नहीं है, और ये लग्नेश का मित्र भी नहीं है, इसीलिए शुक्र मारक कहलाएगा। कुछ जगहों पर ये स्थिति अलग बना दिया गया कि शुक्र और मंगल तुला लगन में तथा मेष लगन में, मेष लगन में शुक्र और तुला लगन में मंगल दूसरे और 7वें का स्वामी होता है, तो दोनों स्थान का मारक होने के कारण वो मारक नहीं बनता। लेकिन ऐसे विषयों का बहुत प्रभाव नहीं देखा जाता, वो मारक प्रभाव रखता है, ऐसा महसूस किया जाता है, ऐसा अभ्यास में मैंने पाया है। तो ये आप लोगों ने यहाँ समझ लिया। अब हम दूसरी राशि की बात कर लेते हैं। आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम राशि बदलते रहेंगे और आप लोगों को समझाते रहेंगे। अब ले लेते हैं वृष राशि। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो यहां ये गुरु की राशि धनु है और इसकी दूसरी राशि 1 2 3 4 किस स्थान में है? 11वें स्थान में है, त्रिकोण में नहीं है, और लग्नेश का मित्र भी गुरु नहीं है, इसीलिए गुरु को अष्टम के स्वामी होने का दोष लगेगा। द्वादश स्थान में मेष राशि है और उसकी दूसरी राशि सप्तम स्थान में है, त्रिकोण में नहीं है, तथा मंगल लग्नेश शुक्र का मित्र भी नहीं है, इसीलिए मंगल को भी 12वें के स्वामी होने का दोष लगेगा। दूसरे स्थान में मिथुन राशि है, इसकी दूसरी राशि त्रिकोण स्थान में है तथा ये बुध लग्नेश शुक्र का मित्र है, इसलिए बुध को दूसरे का स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। चलिए, समझ में आ गया। अब मिथुन राशि को लेकर के चलेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। 8वें स्थान में शनि की मकर राशि है, इसकी दूसरी राशि 9वें स्थान अर्थात त्रिकोण स्थान में है और वो लग्नेश बुध का मित्र है। अब इसकी वजह से शनि को 8वें के स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। 12वें का स्वामी शुक्र है, जिसकी दूसरी राशि त्रिकोण में है, और लग्नेश बुध को शुक्र मित्र मानता है, इसीलिए इसके स्वामी होने का दोष इसको नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? और यहाँ कर्क राशि है, तो कर्क और सिंह राशि को तो दूसरे 12वें और 8वें के स्वामी होने का दोष लगता ही नहीं है। अब आगे बढ़ लेते हैं कर्क राशि।
अब कर्क राशि में 8वें का स्वामी शनि है, कुंभ राशि है। इसकी दूसरी राशि सप्तम में स्थित है, त्रिकोण में स्थित नहीं है, और लग्नेश चंद्रमा का शनि मित्र भी नहीं है। ऐसे स्थिति में शनि को 8वें का स्वामी होने का दोष लगेगा। 12वें स्थान में बुध की राशि है और इसकी दूसरी राशि तीसरे स्थान में है, त्रिकोण में नहीं है, और बुध चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानता है। इसीलिए बुध को 12वें का स्वामी होने का दोष लगेगा। और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य को तो दूसरे का स्वामी होने का दोष लगेगा ही नहीं। क्लियर हो गया? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब इस विषय को समझ गए होंगे। अब जिसको 8वें के स्वामी होने का दोष लग जाता है, वो ग्रह यदि किसी अन्य भावों में बैठा हो, अर्थात केंद्र, त्रिकोण और लाभ स्थान में बैठा हो, या धन स्थान में ही क्यों नहीं बैठा हो, वो उस स्थान का नुकसान करेगा। जिस भावेश के साथ बैठा हो उस भावेश का नुकसान करेगा। जिस ग्रह के साथ बैठा हो उस ग्रह का नुकसान करेगा। तो आप सोचेंगे कि सर भावेश भी तो ग्रह ही होता है। मुझे पता है, एक ग्रह को कई प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप किसी के पिता भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, किसी के भाई भी हैं, किसी के चाचा भी हैं, किसी के मामा भी हैं। है तो एक ही नाम है आपका, अंकित नारायण, लेकिन आप इतने रिश्तों से बंधे हैं। उसी तरह से एक भावेश भी है, वो कारक भी है, वो ग्रह भी है। समझ रहे हैं ना? तो कई संज्ञाएं उनको भी प्राप्त है जिस तरह से आपको प्राप्त। तो हम मामा के रूप में उसको पढ़ें, भाई के रूप में पढ़ें, पिता के रूप में देखना है, तो हमको ग्रहों को कभी भावेश के रूप में देखना पड़ेगा, कभी कारक के रूप में देखना पड़ेगा, कभी एक साधारण ग्रह के रूप में देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने अलग अलग बता दिया कि जिस भावेश के साथ होगा उसको भी परेशानी, जिस ग्रह के साथ होगा उसको भी परेशानी, और यदि किसी भाव के कारक के साथ है तो उसको भी परेशानी। यदि अष्टम का दोष गुरु को लग जाता है तो गुरु भी जिस स्थान में बैठेगा उसका नुकसान करेगा, जिसके साथ होगा उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अष्टम के स्वामी होने के कारण उसके दृष्टि में बुरा प्रभाव नहीं आएगा। हम यही पढ़ाते हैं। इसीलिए बताते हैं कि भृगु संहिता को समेट करके लाल कपड़े में बांध करके रख दीजिए, वो पुस्तक पढ़ने योग्य नहीं है। ठीक है? जिस तरह के विचार उसमें व्यक्त किए गए हैं वो पराशरी सिद्धांत से बहुत कुछ भिन्न है। अगर उच्च दृष्टि, नीच दृष्टि, मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि ऐसा यदि मानना होता तो होरा बृहत होरा पराशर में भी इसकी चर्चा एक श्लोक में जरूर होता, लेकिन नहीं होने के कारण आप इसको मानने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब हमारा कहना है कि यदि मंगल को 8वें का दोष लग जाए तो मंगल के दृष्टियों में डबल इफेक्ट हो जाएगा, ये मानने की जरूरत नहीं। कई लोग पढ़ाते हैं एक तो मंगल है, दूसरे में अष्टमेश हो गया, अब ये जो देखेगा ये तो बहुत बुरा करेगा। ऐसा नहीं है। मंगल के दृष्टियों में शुभता नहीं है, उतनी ही अशुभता होगी जितना वो अष्टम का स्वामी होने पर हो या भाग्य का स्वामी होने पर हो। ठीक है?
उसके अशुभता में कोई बरकत नहीं हो जाता, उसके स्थिति में अशुभता ज्यादा आती है, ये कहने की जरूरत है। यदि नवमेश मंगल पंचम में बैठा हो तो पंचम की वृद्धि करेगा, यदि अष्टमेश मंगल पंचम में बैठा हो तो पंचम की हानि कर देगा। अंतर ये रखना है। लेकिन मंगल की दृष्टियों में सदैव अशुभता रहेगी, चाहे वो नवम का स्वामी हो या अष्टम का स्वामी। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया? चलिए, यहां तक समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है, लेकिन आज हमारी इच्छा थी कि कुछ बातें ऐसी बताई जाएं जिससे कि आप पत्रिका देखना प्रारंभ कर दो। नहीं तो कहोगे कि 1 महीने से गुरुजी पढ़ा रहे हैं, अभी तक पत्रिका का ABCD भी नहीं दिया। ठीक है, तो आज आप लोगों को ABCD दे देंगे। ठीक है ना, क ख ग जिसको कह सकते हैं, वो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। क ख ग प्राप्त हो उसके पहले जो है, हमको एक विषय को समझने की जरूरत है जिसको बोलते हैं स्थिर कारक। अब स्थिर लिखने का मतलब ही हो जाता है कि क्या चर्बी होगा। ठीक है, सिर्फ कारक लिख देते तो कोई बात नहीं था, मन में इतना द्वंद नहीं होता। लेकिन जब स्थिर लिख दिए तो मन में द्वंद हो गया कि क्या चर्बी हो सकता है। तो जी हाँ, हो सकता है, उसको भी समझेंगे। अब आप लोगों को बताते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जहां परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। उसके पिता, मान लीजिए आप ही के आसपास कोई ऐसा घर परिवार होगा जिसमें उसके पिता योग्य नहीं है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। नौकरी नहीं है और कोई काम नहीं है, तो अपने घर का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। तो जितने लोग अपने घर का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उतने लोगों को मोदी जी 10 किलो अनाज दे देते हैं। ठीक है ना, कि आप अपने घर भूखे तो मरो ना। ठीक है ना, लेकिन हम मोदी जी के अनाज को यहाँ काउंट नहीं करेंगे। काउंट करेंगे कि उस परिवार को भी देखने वाला, उस परिवार को भी जरूरत पड़ने पर मदद करने वाला। मोदी जी का 10 किलो अनाज एक निश्चित तिथि में आएगा, लेकिन जरूरत हमें आज किसी चीज की पड़ गई, मान लीजिए कोई मेडिकल इशू आ गया, कोई एजुकेशन में प्रॉब्लम हो गया, हमारा बच्चा कहीं पढ़ रहा था, हमारे पास आज फीस देने के लिए पैसा नहीं है, या घर में लड़के बच्चे की शादी है, उसमें हमको प्रॉब्लम आ रहा है, तो घर परिवार के कोई सदस्य या अन्य कोई मित्रगण आपको मदद करते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो आपके लिए चाचा होंगे कि मामा होंगे कि फूफा होंगे कि भाई होंगे कि कोई रिश्तेदार, अन्य रिश्तेदार होगा या कोई मित्र होगा। वो कोई ना कोई आपके घर का को मदद करेगा, चाहे वो कितना भी गरीब हो या अमीर हो। हर घर के लिए नंबर 2 पोजीशन पे एक लोग जरूर होते हैं। जैसे हमको जरूरत पड़ेगा तो हम अपने एक मित्र है उससे सबसे पहले अपनी बात साझा करते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है। अगर उससे सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो बैठ करके विचार करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक, तो जो सेकेंड मैन है उसी को कारक कहते हैं। ठीक, पहला जो है वो कौन होगा? स्वामी।
किसी भी भाव का पहला अधिकारी जो होगा वो उसका स्वामी होगा, और जो दूसरा अधिकारी होगा वो कारक कहलाएगा। लेकिन कारक को स्वामी से ज्यादा ताकत है। क्यों? ये तो फेल हो चुका है, स्वामी तो फेल हो चुका है, और आपके लिए अब मजबूरी है कि उसको करो। कारक के लिए रिजल्ट को करना मजबूरी है। ये जरूरी था, लेकिन वो फेल हो चुका, वो नहीं कर पाएगा। अब इसकी मजबूरी हो गई, इसको तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो तीसरा कोई है ही नहीं, तीसरा कौन करेगा? ठीक है। तो इसीलिए ज्योतिष में जब हम पढ़ाते हैं तो स्वामी से ज्यादा ताकतवर कारक हो जाता है। तो स्वामी तो तब होगा ना जब कोई भाव होगा। घर है तभी तो उसका स्वामी है ना। तो घर का भी अपना एक स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी एक ताकत है। तो इसके स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेंथ उसके स्वामी को हो, और इससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ कारक को हो, तो हमारे समझ में आएगा कि सब चीज अच्छा होगा। ठीक है। तो जब हम पढ़ाते हैं तो हम इस दोनों को मिला करके कहते हैं कि 50% इसका प्रभाव और इस कारक का प्रभाव अकेले 50%। थोड़ा बात को समझना है, ज्यादा जोर नहीं डालना दिमाग। आगे जब आप लोग और पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़े दिन पहले आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ना जेमिनी का कोर्स लेके आया था और पढ़ाया। वो हर साल मेरे रेगुलर कोर्स में नहीं है। जब हमारे कई सारे विद्यार्थी दूसरे जगह जाके जेमिनी पढ़ लिए 15-15, 20-20 हजार दे करके, और बोले कि गुरुजी कंटेंट के नाम पे जीरो, कुछ मिला नहीं, पता नहीं क्यों पढ़ रहे थे। ठीक है ना। आप पढ़ाओ। तो वो 2-3 साल से ये बात चल रही थी, तो मैंने जेमिनी का लिया था। तो जेमिनी सिर्फ कारक से ही चलता है। जेमिनी कारक से चलता है। आत्म कारक, अमात्य कारक, भ्रातृ कारक, पितृ कारक, पर सब कारक। समझ रहे हैं ना। तो ये भी एक बात है कि जेमिनी ऋषि को कुछ तो समझ में आया होगा ना, कि कारक का महत्व अधिक है। इसीलिए उन्होंने कारक को ही विशेष आधार मानकर और एक सूत्र, जैमिनी सूत्र की रचना कर दी। उन्होंने जैमिनी शास्त्र की रचना नहीं की, जैसे बृहत होरा पराशर शास्त्र है वो नहीं किया, उन्होंने जैमिनी सूत्र की रचना की। जहां तक हमको याद है, ये षट दर्शन में मीमांसा दर्शन के रचयिता भी जैमिनी ही ऋषि ही थे। तो बड़े दार्शनिक होने के कारण उनके द्वारा प्रतिपादित जो सूत्र है वो भी बड़ा कारगर है। ठीक है। तो आगे चल करके आप लोग अपने स्वाध्याय में रखिएगा और उसको भी पढ़िएगा। तो हमने कहा कारक का बहुत महत्व है। तो कारक दो हो गए। पहला हो गया स्थिर कारक, और दूसरा हो गया चर कारक। वो भी मैं बता दूंगा कि चर कारक की आवश्यकता क्यों।
स्थिर कारक का मतलब है उसको बदला नहीं जा सकता, वही फिक्स रहेगा। चर कारक का मतलब है कि बदला जा सकता है, आज कोई और है, कल कोई और हो सकता है। तो ये जो चर कारक आया, तो इस दोनों को मिला करके हमने एक शब्द बनाया है, वो बनाया है दाता ग्रह। क्लियर हो गया? अगर हम दाता ग्रह को ढूंढ लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे आपको कुछ पैसे की जरूरत है और आप 4-5 लोगों को टारगेट करते हो, लेकिन चारों पांचों तो देगा नहीं। लेकिन यदि आपको पता चल जाए कि फलाना हमको मदद कर सकता है, पैसा दे सकता है, और आप सीधे उसके पास जाओ, तो आपको वहीं से काम बन जाएगा, दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दाता ग्रह कौन हो सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजर के अपने विवेक के ऊपर। ठीक है? और साधारण भाषा में हम कहते हैं कि वो चर और स्थिर कारक में से ही कोई एक होता है, जिसको हम दाता ग्रह कहते हैं। क्लियर हो गया? तो जब हम किसी भाव के रिजल्ट को समझना चाहेंगे तो हम दो बातों को लेकर के चलेंगे। पहला भाव और दूसरा दाता ग्रह। यहां भाव सिर्फ न लिख करके संबंधित भाव लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक। हमने एक कहानी सुनाते हैं। एक तालाब है, मान लो 5 एकड़ का है, 2 एकड़ का है, उसमें तालाब बना हुआ। या 1 ही एकड़ का है, उसमें तालाब है। तो बैसाख के महीने में तालाब सूख जाता है, उसमें 3 इंच 4 इंच पानी बच जाते हैं, तो मछली फिर भी उसमें रहता है। ठीक है? लेकिन अब उसमें जाल से मछली नहीं मारा जा सकता। तो मछुआरे क्या करते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत काम आएगा। ये तालाब है, तो अब यहां मछली पकड़ने का प्रयास करेंगे तो इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। तो 5 मछुआरे मिल करके भी पूरे तालाब में ढूंढते रहेंगे, उनको मछली पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, तालाब में मेड़ बना देते हैं। तालाब को कई हिस्सों में बांट दिया। ये बीच में अब क्या है कि ये एक टुकड़ा बन गया, ये एक टुकड़ा बन गया, ये एक टुकड़ा बन गया, ये एक टुकड़ा बन गया। अब क्या करते हैं कि इस टुकड़े में जो 4 इंच पानी था वो इसमें डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं। अब इसमें सिर्फ मिट्टी मिट्टी बच गया। अब क्या बचता है कि मिट्टी मिट्टी बच गया, तो उसको थोड़ा सा पैर से कीचड़ बना देते हैं। अब कीचड़ में तो मछली बहुत दूर भाग नहीं सकेगी, वो तो पानी में भागती है। और अब इसके सारे मछली चुन लिए जाते हैं।
कितना आसान हो गया, क्यों? क्योंकि ये दायरा छोटा हो गया, अब पूरे तालाब में नहीं घूमना है। अब क्या करेंगे कि अब इस वाले पार्ट में गए और इसका पानी इसमें डाल दिया और इसमें डाल दिया, ये छोटा सा पार्ट बचा, अब इसमें ढूंढ के सारा मछली निकाल लेंगे। उसी प्रक्रिया से वो पूरे तालाब को 1 या 2 दिन में उससे एक एक मछली निकाल लेते हैं, कुछ नहीं बचता तालाब में। अगर वो इस प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे तो उनको मछली प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, दिन भर अगर लगे रहेंगे तो 2 4 10 मछली पकड़ लें, अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन जब उसको छोटे छोटे दायरे में बांट देंगे, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे, तो उनका कम समय में अधिक काम कर सकेंगे और वो तालाब को से सारा मछली निकाल पाए। तो आप को भी यदि कोई भी चीज ढूंढना है, आप बाहर से आते हो और एक कमरे में जाते हो, आपने अपना घड़ी खोला या मोबाइल खोला, कहीं रख दिया। अब जब मोबाइल मिल नहीं रहा है तो आप ढूंढना शुरू करते हो। तो क्या करते हो कि जिस कमरे में आप अभी दाखिल नहीं हुए हो उस कमरे में भी चले जाते हो ढूंढने। तो ये गलत है। हम जहां जहां गए पहले उसको याद कर लें और उसी उसी जगह पे ढूंढें तो हमको बड़े आसानी से मिल जाएगा। हमने क्या किया, पूरे घर को सिर पे उठा लिया। बेडरूम तो हम गए नहीं, फिर भी उसका तकिया हटा रहे हैं, बेडशीट हटा रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा वस्तु। आप जहां जहां गए थे उतने ही जगह पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि रिजल्ट यदि प्राप्त करना हो तो दायरा कम रखना पड़ेगा। अगर आप अपना दायरा बढ़ा दोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसीलिए ये दो ही शब्द से रिजल्ट चाहते हैं, संबंधित भाव और दाताग्रह। तीसरा और कुछ चाहते ही नहीं है, समझ रहे हैं। अब संबंधित भाव से मतलब है, आपको पहले बताया था ना कि संतान की बात होगी तो 5वें स्थान पे आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, तो वो संबंधित भाव हो गया। और दाताग्रह कौन हो गया? तो गुरु हो गया। आगे आप लोग बहुत आसानी से सीख जाएंगे सारे दाताग्रह, आप चिंता मत कीजिएगा। अब हम पंचम भाव और गुरु के ऊपर ही सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे तो संतान होगा या नहीं होगा ये पता चल जाएगा। यदि आप पूरे 12 के 12 भावों में नाच लिया आपने, नवांश कुछ पत्रिका में भी नाच लिया आपने, सप्तांश पत्रिका में भी नाच लिया आपने, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप भागते रहो, ढूंढते रहो, कुछ न कुछ इधर से उधर होता रहेगा, मछली की तरह वो भी आगे आगे भागता रहेगा, आप पकड़ नहीं पाओगे, रिजल्ट को पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन यदि इन दो बातों के ऊपर कंसंट्रेट कर देते हो तो आप रिजल्ट को पकड़ सकोगे, ठीक है। तो ये जो संबंधित भाव है इसको समझने के लिए हमको 3 पॉइंट की जरूरत है। भाव पहला, भावेश दूसरा, और कारक स्थिर कारक तीसरा। तो ये उस पाउंड का छोटा छोटा 3 टुकड़ा हो गया, समझ गए। और ये जो दूसरा वाला दाताग्रह है इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमको दाताग्रह ही ढूंढना है।
बस हमने एक तालाब को छोटे हिस्से में बांटा, क्या प्राप्त करना है? तो मछली। तो उसी तरह से एक ही चीज है, हमको दाताग्रह प्राप्त करना है। बिमला जी, आज आपका माइक अनम्यूट हो गया है। ठीक है, तो भाव, भावेश और स्थिर कारक। तो भाव आप समझ जाओगे, कोई भी पत्रिका बना लो, इसका स्वामी शुक्र है, ये भाव चतुर्थ है। अब आप लोग इधर से समझने का प्रयास करना। भाव चतुर्थ हो गया। अगर हमको, अच्छा संतान की बात कर लेते हैं तो अलग कर लेते हैं। पहले पंचम हो गया, भावेश मंगल हो गया, और स्थिर कारक हमने बताया ही नहीं। ठीक है, तो उसको एक बारी नोट कर लो। लग्न के स्थिर कारक सूर्य, दूसरे भाव के स्थिर कारक गुरु, तीसरे भाव के स्थिर कारक मंगल, चौथे भाव के स्थिर कारक चंद्रमा, पांचवें भाव के स्थिर कारक गुरु, छठे भाव के स्थिर कारक मंगल, सातवें भाव के स्थिर कारक शुक्र, आठवें भाव के स्थिर कारक शनि, नवें भाव के स्थिर कारक गुरु, दसवें भाव के स्थिर कारक बुध, 11वें भाव के स्थिर कारक गुरु, और 12वें भाव का स्थिर कारक शनि। तो स्थिर कारक के रूप में गुरु को लेना है। ये हो गया हमारा पार्ट 1, 1 नंबर। और पार्ट 2 में हम क्या लेते हैं? दाताग्रह। और संतान के लिए दाताग्रह कौन होता है? गुरु ही होता है। इसीलिए ज्यादा हमको दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं। अगर ये सभी शुभ प्रभाव में हो, अच्छे स्थिति में हो, तो संतान हो जाएगा। और ये सभी बुरे स्थिति में हो, पीड़ित हो, तो संतान नहीं होगा। पहले तो दो तरह के ही रिजल्ट पहले सोचा करो, हाँ और ना। गोल बातें बाद में। ठीक है, तो ये सभी यदि शुभ प्रभाव में हैं, या इसमें से 75% भी शुभ प्रभाव में है, तो संतान होने की संभावना होगी। और अगर इसमें से 75% अशुभ प्रभाव में है, पीड़ित है, तो संतान होने की संभावना नहीं। हमको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बिल्डअप करना है। और ये समझ लीजिए, ये हमारा सबसे बड़ा सूत्र है जो आप लोगों को आज बताया। ठीक है, और इसी की चर्चा रोज करेंगे। पहला भाव पढ़ेंगे, उस समय भी करेंगे, दूसरा भाव पढ़ेंगे, 12 बार तो करेंगे ही, 12 भाव है। ठीक है ना? इतनी बार करेंगे कि आपको भूलने नहीं देंगे। क्लियर हो गया? तो अब क्या होता है कि मेरा अपना खुद का विचार है
और कुछ विद्वान ज्योतिषियों का भी कई लेख या कुछ मैं पढ़ता हूं तो उसमें प्राप्त होता है कि D1 चार्ट ही 80% पढ़ने की जरूरत है। D1 चार्ट को अर्थात जन्म कुंडली को ही 80% पढ़ने की जरूरत है और 20% में आप अन्य वर्गों को पढ़ें तो आप समझ सकते हो कि D1 चार्ट का कितना महत्व है। अगर आप D1 चार्ट से रिजल्ट नहीं ले सकते तो नवांश आदि वर्ग चार्ट आपको रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। क्लियर हो गया? समझ गए ना? तो अब हमने कहा था कि आज छोटा सा हमारे हमारे पास ज्यादा बड़ा बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा कार्य करने का आज हमको मिला और आप लोगों को बताए। तो सबसे पहले ना दिमाग में जो बड़े बड़े ख्याल हैं उसको ना कम कर लो, ठीक है? हमेशा से इस बात को आज नहीं हर दिन के लिए याद कर लो कि हमको प्रश्न ही समझना है और प्रश्न का उत्तर कहां से मिलेगा इतना ही जानना है, ठीक है ना? कई लोग जो है जैसे एक हमारे भाई साहब थे, उनका थोड़ा सा दिमागी हालत ठीक नहीं है, ठीक है ना? उनको बोला गया कि हमको इनको फलाने मास्टर साहब के यहाँ ले जाओ, उनसे इनको बात करना है। तो वो अपने पिताजी से कहते हैं वही मास्टर साहब ना जिनको दो गाय है दरवाजे पर? तो बोले हाँ वही मास्टर साहब, वही मास्टर साहब ना जो स्कूटर से चलते हैं, बजाज का स्कूटर है। हाँ वही वाला मास्टर साहब, वही मास्टर साहब ना जिनके बाहर में आम का पेड़ लगा हुआ है। हाँ हाँ वही वाला मास्टर साहब। वो तंग आ गए भाई, अरे तुमने समझ लिया, इट इज इनफ, इससे ज्यादा मथने की जरूरत नहीं। और आप लोग अभी कुंभ की चर्चा सरेआम है तो आप लोगों को ये पता है ही कि जब समुद्र को मथा गया तो अमृत भी निकला लेकिन विष भी निकला था, ठीक है ना? तो ज्यादा मथोगे तो विष निकलेगा और वर्तमान समय में कोई शिव नहीं है जिसको अपने गले में धारण कर लेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोगों को उतने मथने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस समय तो शिव थे, जिस समय समुद्र का मंथन हुआ उन्होंने विष पी लिया, अकेले उसका वमन कर लिया। वर्तमान समय में कोई नहीं, दोष आपका होगा कि आपने मथा आप ही पियो, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि यदि ज्यादा मथोगे और रिजल्ट खराब मिलेगा तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। इसीलिए हम लोगों को सावधानी पूर्वक ही मंथन करने की जरूरत है विशेष मंथन की आवश्यकता नहीं। पहला सिद्धांत इसी को मान करके चलना है कि हमको अपना दायरा छोटा रखना। जितना बड़ा दायरा बना देंगे उतनी परेशानी हमारे लिए बढ़ती चली जाएगी। क्लियर हो गया? अब आप लोगों के मन में होगा कि गुरुजी ने ये राशियों का भी थोड़ा पढ़ाया था, भावों के विषय में भी बताया, ग्रहों के विषय में भी बताया। राशि जब पढ़ा रहे थे तब तो थोड़ा मन लग रहा था, बोल रहे थे अग्नि तत्व की राशि है तो ये जातक क्रूर होगा, जल तत्व की राशि है तो ये जातक थोड़े शांत स्वभाव का होगा। तो क्या इसकी भी जरूरत होगी? क्या जरूर होगी
एक तो हम सबसे पहले ज्योतिष को 0 से शुरू करेंगे। क्लियर है? कोशिश करेंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि 100% हम उसमें सफल हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि पत्रिका का लग्न, चंद्रमा आदि का विचार करके ये जान सकें कि जातक जीवित है या नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जातक मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। ठीक है? जब ये दो का आंसर मिल जाएगा तब तीसरे किसी भी विषय पर जाएंगे। कोई पूछेगा कि मेरे बेटे की शादी होगी कि नहीं होगी आप तुरंत चले जाओगे सप्तम, सप्तमेश कारक, ये नहीं, मत जाओ। पहले देखो कि उसका बेटा स्वस्थ है या नहीं, उसके बेटे की मानसिक स्थिति अच्छी है या नहीं, तब अगला देखो कि शादी होगा कि नहीं। आप भीख मांगने वाले को देखते होंगे, वो अपने हाथ में पात्र रखता है, ठीक है ना? पात्र का मतलब समझते ही हो, कटोरा, जो भी पात्र हो। अगर कटोरा नहीं है तो हाथ को इस शेप में बना लेता है, ऐसे नहीं रखता। किसी भिखारी को देखो ऐसे हाथ रखते हुए, ऐसे कि ऐसे फैला के हाथ भीख मांग रहा है, नहीं। वो हाथ को भी अगर पात्र नहीं है तो पात्र बना लेता, ठीक है? तभी उसको भीख मिलता है और वो मांग पाता है। इसका मतलब है कि कुछ प्राप्त करने के लिए आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। पात्र शब्द से ही पात्रता बना। आप समझ गए ना? अगर आपको भीख चाहिए तो एक कटोरा चाहिए या हाथ चाहिए जो गड्ढा बना हुआ हो। अगर शादी करनी है तो आपके अंदर वो पात्रता होनी चाहिए कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। नौकरी करनी है तो ये बात है कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा वो वही नौकरी करेगा। तो इसीलिए हमको 0 से प्रारंभ करना चाहिए। ये समझना है कि जातक, जातक का मतलब आप लोग समझते होंगे, पुरुष के लिए जातक का प्रयोग करेंगे और स्त्री के लिए जातिका का प्रयोग करेंगे, जिसकी कुंडली होगी। तो जातक या जातिका 2 तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं तो वहां सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सूर्य, ठीक है? ये दोनों को देखने की जरूरत है। आप लोगों को भी जब पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या होता है जब हम अपने रिजल्ट को बांध लेते हैं कि ये बोलना है, तो उसमें कितना मिलावट कर सकते। एक आदमी है, जड़ बुद्धि है, वो कुछ समझना ही नहीं चाहता, कुछ करना ही नहीं चाहता। आप उसको क्या उपदेश दोगे, कौन सा मंत्र बता दोगे, वो मंत्र भी नहीं करेगा। और एक आदमी है जो बातों को समझता है, बुद्धिमान है, विवेकी है, उसको यदि हम कुछ समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे आपको ये जज कर लेना है आंसर देने से पहले कि सामने वाला जो व्यक्ति है
वो क्या अपने प्रयास और प्रबंधन से अपने जीवन को आगे निकालने में या सुख दुख में सामान्य रहने में या अपने बुरे स्थितियों को संभाल लेने में सक्षम है या नहीं है। अगर सक्षम है तो आप थोड़े से भी सुझाव दोगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, और यदि जड़ बुद्धि है तो आप उसके लिए कुछ भी करा लो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो जड़ बुद्धि है या विवेकी है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत निर्भर। मान लो मेरे भी गुरु की दशा है, हम जड़ बुद्धि हैं, और दूसरे आदमी के भी गुरु की दशा है, वो विवेकी है। गुरु क्यों लिया? क्योंकि काल पुरुष में नवमेष होता है, अच्छा है, रिजल्ट अच्छा, शुभ ग्रह है, तो इसकी दशाओं में अच्छे रिजल्ट की कामना होती है। तो जड़ बुद्धि वाला सोचेगा गुरु की दशा आई गई है, गुरु जी ने बोल ही दिया है, अच्छा होगा, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा, हमको कुछ करना नहीं है। तो उसका क्या अच्छा होगा? बाप के पेंशन पे भोजन कर लेगा, पिताजी मर जाएंगे तो बेटा नौकरी करने लगेगा, उसके तनख्वाह से अपना भोजन चला लेगा, और दिन भर अपने वो प्ले कार्ड खेलते रहेगा। बहुत लोगों को आप देखोगे, आप अपने समाज में नजर उठा करके देखना, बहुत लोग ऐसे हैं जो आधा जीवन पिता के पैसे से निकाल लेते हैं, और बाकी बचा जीवन जो है सो पुत्र के पैसे से निकाल लेते हैं। अपने संतान के ऊपर पे जो है सो बोझ, वो अपने पिता पर भी बोझ रहे और संतान पर भी बोझ रहे, और भोगा क्या? राजयोग। उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे जड़ बुद्धि कौन है और कौन जड़ बुद्धि नहीं है, इसको भी समझने की जरूरत है। मैं आपके क्लास में इस विषय को पहली बार लेकर के आया हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझाने में सक्षम हो पाऊंगा। ठीक है, तो जो भी नई बात हमारे समझ में आती है और जिसके ऊपर मैं काम करता हूं, बाद में उसका रिजल्ट मिलता है, तो वो मैं अपने क्लास में डिक्लेयर करता हूं। ठीक है ना? तो आप लोगों को इसके ऊपर भी, तो ये इन बातों को ध्यान देने के बाद दो बातें हो गई, तीसरे में हम किसी प्रश्न का उत्तर देंगे तो हमारे समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमारे तरफ से इतना ही लेक्चर रहेगा। आप लोगों के मन में यदि छोटे छोटे प्रश्न हैं तो कर लीजिए। अंकित नारायण जी बताएं। गुरुजी, ये जैसे जो आपने एग्जाम्पल दिया है ना, पांचवें भाव से, यही एग्जाम्पल एक दसम भाव से थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या प्लीज? क्योंकि किसी जैसे भी भाव उसमें, से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो उसमें जैसे जो कारक है, दाता ग्रह है, वो क्या दो हो सकते हैं? शनि और मरकरी, बुध और हाँ, शनि हो दोनों? सकते हैं। एक दाता ग्रह अलग होंगे, मैं बता, सरकारी नौकरी तो सूर्य। जी। और ये जो स्थिर पर और सुन तो लीजिए चर ना, कारक। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी जी। आगे पढ़ाऊंगा। आज तो सिर्फ आप लोगों को कहा कि थोड़ा ट्रैक पे ले चलें, इंजन स्टार्ट कर दे, ताकि धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़े। ठीक है अच्छा। ना? पंडित विशाल गौतम जी। जी प्रणाम गुरु जी। दो क्वेश्चन थे गुरु जी। एक तो जिस प्रकार स्थिर कारक को हमने सभी 12 भागों में बांट के बिल्कुल अलग कर दिया है, ताकि जब भी जाएंगे अब उनको सिलेक्ट करेंगे और उठा के देखेंगे। इसी प्रकार 12 भावों से दाता ग्रहों को भी क्या सेपरेट ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ठीक है ना? हाँ। अगर दो हो या तीन हो तो भी नहीं ला सकते? कुछ नहीं ला सकते। दाता ग्रह है, उसको सेपरेट सेपरेट नहीं हो सकता। गुरु लग्न के भी दाता ग्रह हो सकते हैं, गुरु नवम के भी दाता ग्रह हो सकते हैं। कहीं किसी भी भाव का रिजल्ट देख रहे हैं, उसके दाता ग्रह कौन होंगे ये हम आगे और क्लियर करेंगे, आप चिंता न करें। अच्छा, पता चल जाएगा हमें फाइनली?
हमसे पहले पता चलेगा आपको, आप चिंता में बिल्कुल मत कीजिए, ठीक जी है ना। जी जी। नंबर 2 ये था कि जैसे पंचम का स्थिर कारक बृहस्पति है और कालपुरुष से देखें तो सूर्य है, तो क्या हम इसको सूर्य को भी कहीं बीच में लेके आएंगे स्थान के लिए? जरूरत पड़ने पर सूर्य भी दाता ग्रह पंचम का हो सकता है, जी जी जी। ठीक है ठीक है, ना। ठीक है गुरुजी। संजय कुमार जी। हाँ जी, नमस्कार सर। ये सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये जैसे स्थिर कारक के बारे में आपने बताया था, तो जो नौवां भाव है, नौवां भाव से हम पिता को देखते हैं, तो इसमें जो स्थिर कारक होंगे वो सूर्य होंगे या गुरु होंगे, जो आपने अभी स्थिर कारक एक जो होगा वो तो गुरु ही होगा, हम्म। लेकिन जब हम पिता की बात करेंगे तो हम गुरु के जगह पे सूर्य को ले लेंगे, तो वही तो चर कारक हो गया। अच्छा, क्योंकि हमने जो यूट्यूब पे वीडियो देखा था वो 72 वाला पार्ट था, उसमें अभी देखा था तो उसमें नौवें भाव में आपने वो सूर्य सूर्य, लिखवाया था। सूर्य हाँ लिखा हुआ है। हाँ हाँ जी हाँ। चलो ठीक है सर, धन्यवाद जी। सुचिंता जी। प्रणाम गुरु जी। क्योंकि प्रणाम। विष का बात उठा, इसीलिए तो विष को कौन सी प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है? शनि। ओके, और यही प्रश्न था मेरा आज के लिए। धन्यवाद। उससे भी अच्छा है कि राहु को भी विष के लिए ले सकते हैं, राहु केतु, ठीक अच्छा, है। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हाँ, विष के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए, ध्यान अमृत के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। राम कृष्ण जी। हाँ जी। सर अभी ये कारक जब बलवान है जातक कुंडली में, तो हम उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं बोले तो उसका पोजीशन ठीक नहीं है और बल भी ठीक नहीं है राशि में, बोले तो पोजीशन और उसका भाव दोनों ठीक नहीं है, तो कारक का बल पे हम अच्छा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कारक के बल पे अच्छा बोल सकते। आगे उदाहरण वगैरह मिलेगा, उसमें भी और क्लियर होगा, आप चिंता मत कीजिए। दीपिका शर्मा जी। अगर सिग्नल आपके घर मजबूत हो तो प्रश्न करते समय वीडियो जरूर ऑन करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है दीपिका जी, बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही है क्या सर? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही। अच्छा सर, आज जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्थिर कारक का, और जो हमने संबंधित भाव और दाता ग्रह का पढ़ा है, आप इसके कुछ हमें एग्जांपल्स करके, मतलब हम कुछ कुंडली विश्लेषण करेंगे और हम एग्जांपल देखेंगे कि सारे इन सब इसी का। हम लोग कई एग्जाम्पल देखेंगे, एक नहीं कई एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। मंजेश शुक्ला जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। ये मेरा सर एक ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये सूर्य चंद्र को आपने बताया था कि दूसरे 12वें या अष्टम होने का दोष नहीं लगता, तो मतलब क्यों नहीं लगता, ऐसे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। एक तो ये लिखा हुआ है, नंबर हम्म। 1 हमारे टेक्स्ट बुक में। दूसरा कि चूंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है कि दूसरा राशि भाग्य स्थान में हो सकता है या अशुभ स्थान में हो सकता है, दूसरे का ऑप्शन नहीं है। तो जिसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो उसको थोड़ी वरीयता मिलती है, समझ रहे हैं ना। जी। तो वो जो वरीयता मिलती है उसकी वजह से उसको 8वें 12वें और दूसरे का दोष नहीं लगता, ठीक है। तो सर जैसे 8वें में की राशि में पड़ रही, 8वें में पड़ रही है चंद्रमा की या सूर्य की राशि, तो ये अशुभ भी हो सकते हैं या फिर इनको यही बोलेंगे वो कि दोष नहीं अशुभ, लगेगा? वो अशुभ नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, आगे एग्जाम्पल वगैरह से और ज्यादा क्लियर हो, ठीक है थैंक यू। ना। जी अंकित नारायण जी बताइए। गुरु जी, ये जो जड़ बुद्धि और विवेकी वाली जो बात थी,
उसको क्या हमें ये चर राशि और स्थिर राशि जैसे है, और जो चंद्रमा की पोजीशन सूर्य से 72 डिग्री ऊपर और 72 डिग्री नीचे है, इस तरह से समझना चाहिए कि उसके जो मिल रहा है उसके व्यवहार को देख करके जज करना चाहिए? ना मिल रहा है तो आप उसके व्यवहार को देख करके 2 मिनट में थोड़ी जज कर सकते हैं। आप पत्रिका हाँ। को देख करके जज कर सकते हैं। अच्छा, और वो अगर उसकी पत्रिका से पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। हम्म, प्लस मेरे उसके एक्सपीरियंस में हाँ, हाँ, प्लस उसके प्रश्न करने का जो तरीका होगा, प्लस उसने अपने जीवन का जितना समय बिता करके आपके पास आया होगा, देश काल परिस्थिति को जब आप समझेंगे तब जा करके आप पता लगा पाएंगे कि ये जड़ बुद्धि है या विवेकी है। ठीक है ना। जी जी, मेरे एक्सपीरियंस में अब जितने में मतलब कुछ मैंने हाँ देखे बोल। थे, तो उसमें जो अभी के रिसेंट के जो बच्चे होते हैं ना, जैसे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, उनकी पत्रिका तो काफी कुछ एक्यूरेट रहती है। लेकिन जो जैसे जो 40 के प्लस वाले, 50 ईयर्स 60 ईयर्स वाले जो लोग रहते हैं ना, उनकी ज्यादातर पत्रिका इनकरेक्ट सी लगती है। क्या पता क्यों, अब सीखने के बाद देखेंगे क्या होता है। अल्प ज्ञान के कारण ऐसा लगता हो सकता है। संभव है, हम्म। आगे इस पे चर्चा होगी। जी नीलम जी बताएं। हाँ जी गुरुजी, ये जो बल है वो हमें षटबल से देखना है, जैसे चंद्रमा का, सूर्य का? सबका ग्रहों का बल षटबल से ही देखा जाएगा। तो अगर वो ठीक है ना। ग्रह जो है वो 8वें भाव में है और षटबल में वो मतलब बली है, तो फिर वो उसको कैसे देखेंगे? उसको देखने के लिए भी बताएंगे आपको आगे। ठीक। ठीक है ना। दलदल में फंसा बलवान आदमी और दलदल में फंस जाता है। नीलम जी ऐसा समझ सकते हैं कि नहीं? तो यही हाल होता है अष्टम में बैठे बलवान ग्रह का। वो चाहता तो बहुत कुछ कर लेने का, लेकिन वो हो नहीं पाता है। समझ रहे हैं ना। तो इसका विस्तार आगे होगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं। और आप लोग जिस शांति से पाठ को ले रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास हमारा बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम। थैंक